नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अभय एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का विषय है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के आक्रमण से पूर्व भारत पर 2 आक्रमण हो चुके थे। एक हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 में, द्वितीय आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी के शासनकाल में 1025 में। इन दोनों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की अकुल संपत्ति को लूटना था और अपने देश वापस ले जाना, और साथ ही इनका कोई स्थायी निवास न होने के कारण ये भारत की कुछ संपत्ति को लूटकर अपने देश को चले जाते थे। और जो तीसरा आक्रमण हुआ था, तीसरा वो 1175 में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर किया था। जिस समय मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत के उत्तर पश्चिम में 3 मुस्लिम राज्य थे। एक था आपका सिंध, जिस पर समग्र जात के मुसलमान शासन करते थे। दूसरा था मुल्तान, जो करमाथी जात के लोग शासन करते थे। और पंजाब, यह शासन महमूद गजनवी के द्वारा किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय महमूद गजनवी के राज्य की सीमा भारत के पश्चिमी राज्यों से मिलती थी और राजपूत राजा लोग महमूद गजनवी के आक्रमण को रोकने में कहीं हद तक सफल हुए थे। गजनवी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी खुसरो मलिक ने। और इसका अंत मोहम्मद गौरी ने इसे बंदी बना लिया और उसकी बंदी अवस्था में इसकी मौत हो गई, और उसे जो लाहौर था उसे अपने राज्य में या अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। अब हम आपको मोहम्मद गौरी के बारे में बताते हैं, जो ससवनी वंश का शासक था। गजनी के उत्तर में लगभग 200 मील की दूरी पर गौर नामक एक राज्य था, जहां ईरानी लोग राज्य करते थे। ये लोग पूर्वी ईरान से आए थे और ससवनी वंश के शासक कहे जाते थे। ये पूर्वी ईरान राज्य में लोग थे जो पूर्वी ईरान से आके बसे थे, जो गौर नामक स्थान था, वहाँ पर आके बसे थे। और इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन हसन हुआ। ससनी वंश का प्रथम शासक मोहम्मद था। मोहम्मद के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन हसन शासक बना, लेकिन किसी एक विद्रोह को दमन करने के उपरांत में या विद्रोह के समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात उनका पुत्र इजुद्दीन शासक बनता है। उसका भी ऐसे ही किसी विद्रोह के कारण सज्जन नामक एक 1773 में सज्जन ने इजुद्दीन को भी बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी। अब इजुद्दीन के बाद उसके 6 पुत्र थे। इन 6 पुत्रों में भी अपने साम्राज्य का बंटवारा हुआ, और बंटवारे के साथ में जब उनके साम्राज्य की नीतियों का विस्तार हुआ तो उन्होंने आगे चल के जब उनके साम्राज्य का विस्तार हुआ, उसी समय ससवनी वंश में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, और वो था कि ससवनी वंश में गयासुद्दीन और शहाबुद्दीन नाम के 2 भाई थे। इन दोनों भाइयों ने गजनी को अपने अधीन कर लिया और अपने साम्राज्य की राजनीति को क्षेत्रीय विस्तार करने के लिए शहाबुद्दीन को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और गयासुद्दीन गजनी में ही रह के अपने शासन कर रहा था, क्योंकि इन दोनों भाइयों ने गजनी को अपने अधीन कर लिया था। इसी प्रकार गौर राज्य का गौर राज्य में जो महमूद गजनवी था, उसके राज्य की सीमा पंजाब से आगे मिलती थी। तो मोहम्मद गौरी ने गजनवी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी और महमूद गजनवी का जो प्रांत था पंजाब, उस पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार महमूद गजनवी के शासन का अंत हो जाता है और मोहम्मद गौरी पंजाब को अपने साम्राज्य में विलय कर लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1173 में हुआ था, और इसका जो आक्रमण हुआ था मोहम्मद गौरी 1173 में गजनी की अधीनता से मुक्त हुआ था और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के खिताब से
शासन का संचालन किया और अपने भाई गयासुद्दीन के नाम से अपना खुतबा पढ़वाया और उनके नाम से ही शासन किया करता था मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी ने अपने भाई के नाम से शासन का संचालन करता था और अपने अब क्षेत्रीय विस्तार की योजना बनाई, तो उसने भारत के राज्यों पर आक्रमण किया। भारत के राज्यों पर आक्रमण किया तो इसी दौर में मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ था और ये मोहम्मद गौरी की प्रथम जीत थी। 1175 में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान को अपने अधीन कर लिया। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय जो 1175 में मुल्तान को जीता, तो इसके साथ ही में मोहम्मद गौरी ने उसके साथ में सिंध को भी जीत लिया था। मोहम्मद गौरी के द्वितीय आक्रमण 1178 में गुजरात पर हुआ था। उस समय मूलराज द्वितीय चालुक्यवंशी शासक मूलराज द्वितीय शासन कर रहे थे और भीम ने अपनी शासी नायिका के संरक्षण में आहू पर्वत के किनारे पर मोहम्मद गौरी के और मूलराज भीम द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें ये उस युद्ध में पराजित हुए और अपने प्रदेश गजनी वापस लौट गया, जहां उसने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया और दोबारा भारत पर आक्रमण किया। लेकिन इससे पहले उसने गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो का अंत किया और गजनी को अपने शासन में विलय कर लिया। इसके बाद जब 1178 में गुजरात के शासक भीम द्वितीय से पराजित होकर मोहम्मद गौरी अपने प्रदेश गजनी लौट गया था, तो उस समय मोहम्मद गौरी ने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया और मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1191 में राजपूत राजा या चौहान वंशी राजा पृथ्वीराज चौहान और गजनी के बीच में युद्ध हुआ। 1191 में पृथ्वीराज और गौरी के बीच में युद्ध हुआ, जिस युद्ध में गौरी की पराजय हुई और पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे, क्योंकि इसका मेन कारण ये था कि मोहम्मद गौरी की सैन्य शक्ति मजबूत थी। लेकिन भारत में जिस समय गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय उत्तर भारत में पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहे थे और उन्होंने अपना एक मजबूत संघ बनाया था, जिसमें अनेक चौहान वंशी राजा और राजपूत राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान का सहयोग किया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की 1191 तराइन के युद्ध में पराजय हुई और वो अपने प्रदेश वापस लौट गया। इससे ये होता है कि वो अपनी सैन्य शक्ति को और संगठन मजबूत करने के साथ 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में आया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसके किए गए आक्रमण को समझा नहीं और अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत नहीं किया। लेकिन मोहम्मद गौरी अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करके आया और 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। इससे ये होता है कि जिस समय पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर शासन कर रहे थे, तो उन्होंने ये सोचा था कि मोहम्मद गौरी क्या वो एक आक्रमण करने आया था और वापस पराजय होकर वापस चला गया, लेकिन वो अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करके आया और पृथ्वीराज चौहान ने कोई अपनी सैन्य शक्ति या संगठन को विस्तार नहीं दिया और तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 को गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। इसके बाद 1194 में गहेड़वाल वंश के शासक जयचंद कन्नौज पर शासन कर रहे थे। अब मोहम्मद गौरी की नीति का उद्देश्य यह था कि भारत के कन्नौज वाले इलाके में हमें ये अपना अधिकार करना है और मोहम्मद गौरी ने इसी उद्देश्य से कन्नौज पर आक्रमण किया और उस समय कन्नौज पर जयचंद शासन कर रहे थे। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में शत्रुता चल रही थी। इसका मेन कारण यह है कि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण करके उससे प्रेम विवाह की और शादी की थी।
इस वजह से इन दोनों में शत्रुता चल रही थी। इसी नीति का फायदा उठाकर मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, क्योंकि ये दोनों आपस में शत्रुता चल रही थी तो इनमें कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता था। तो जब मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंद्रवाद का युद्ध हुआ, इसमें जयचंद की पराजय हुई और मोहम्मद गौरी की विजय हुई। इसमें यह है कन्नौज पर जयचंद का शासन था। जिस समय मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था, क्योंकि कोई केंद्रीय शक्ति भारत में थी नहीं, क्योंकि भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और बड़े राजा छोटे राज्यों को अपने अधीन करने के लिए उनसे संघर्ष करते रहते थे। इसी पर्पज से जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय 3 राजपूत वंशी राजा थे। उत्तर में दिल्ली और अजमेर, गुजरात में चालुक्य वंशी शासक और कन्नौज में गहेड़वाल वंशी राजा जयचंद शासन कर रहे थे। तो इन्हीं शक्तियों को पराजित करने के लिए मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और इन राजपूतों को पराजित कर दिया। इसी बीच में बुंदेलखंड पर परमार द्वितीय शासन कर रहे थे और इन्होंने भी मोहम्मद गौरी से संघर्ष किया और एक युद्ध में परमार देव की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी के साथ उनके 2 महत्वपूर्ण सेनापति भी आए थे, जिसमें एक का नाम है मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरे का नाम है बख्तियार काकी खिलजी। इन दोनों को सेनापति के रूप में भारत में मोहम्मद गौरी ने इनकी नियुक्ति की थी और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से बंगाल के पाल वंशी शासक और सैन वंशी राजाओं पर आक्रमण किया था। इन्होंने पाल वंशी शासक गोपाल को भी संघर्ष में पराजित कर दिया और सैन वंश के शासक लक्ष्मण सेन को भी पराजित कर दिया और इस प्रकार मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने इन दोनों पाल और सैन को शासकों को पराजित करके दिल्ली के अधीन कर दिया। इसके बाद बख्तियार, ये 2 सेनापति थे मोहम्मद गौरी के, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे का था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने जब बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया था, उस समय भारत के 2 प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र भी थे। इसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरे का नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये दोनों ही अपनी बौद्ध कला के या बौद्ध शिक्षा के लिए फेमस थे। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने इन दोनों विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया और वहाँ पर जो बौद्ध ग्रंथ थे उनको जला दिया। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा लिखा होता था और दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति अंकित होती थी। मोहम्मद गौरी ने जब गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक को भी पराजित कर दिया, क्योंकि उसके अधीन लाहौर और पंजाब जो राज्य थे वो गजनवी के अधीन थे। जब मोहम्मद गौरी ने गजनी के अंतिम शासक खुसरो मलिक को भी पराजित कर दिया, अब उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान और पंजाब उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान व पंजाब पर उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान व पंजाब पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया और साथ ही भारत पर एक विस्तृत शासन उनका स्थापित हो गया मोहम्मद गौरी का। जिस समय आपको एक बार दोबारा हम रिपीट करके बता दे रहे हैं, भारत पर आक्रमण के समय 3 मुस्लिम आक्रमण हुए थे।
एक में आता है आपका 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। दूसरा आक्रमण 1025 में महमूद गजनवी के शासनकाल में किया गया था। और तीसरा आक्रमण मोहम्मद गौरी के शासनकाल में 1175 में किया गया था। जिस समय मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में 3 मुस्लिम राज्य थे। एक का नाम था सिंध, दूसरे का नाम था मुल्तान और तीसरा पंजाब। सिंध पर समग्र जाति शासन कर रही थी जो सिया थी, मुल्तान पर करमाती जाति शासन कर रही थी और पंजाब पर गजनवियों का शासन था। मोहम्मद गौरी ने गजनवी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक को बंदी बनाया। बंदी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। खुसरो मलिक की उसकी राजधानी लाहौर थी और मोहम्मद गौरी ने लाहौर को भी अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति 3 राजपूत वंशी शासकों में बटी हुई थी। एक का नाम है गुजरात, जो चालुक्य वंशी शासक मूलराज और भीमद्वितीय अपनी मां नायका देवी के संरक्षण में शासन कर रहे थे और इसी युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। दूसरा जो है वो दिल्ली और अजमेर, इस पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने और मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। द्वितीय तराइन के युद्ध में 1192 को मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने कोई सैन्य संगठन मौजूद नहीं किया था और मोहम्मद गौरी ने अपना सैन्य संगठन मौजूद करके तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। उस समय कन्नौज, मध्य भारत में कन्नौज एक शक्ति का केंद्र था और उस पर शासन जयचंद कर रहे थे। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में 1194 के चंद्रवार का युद्ध हुआ और 1194 के चंद्रवार के युद्ध में गौरी विजय हुए और जयचंद की पराजय हुई। बंगाल पर पाल और सैन वंश के शासक शासन कर रहे थे। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पाल वंश के शासक गोपाल और सैन वंश के शासक लक्ष्मण सेन को युद्ध में पराजित कर दिया और इस प्रकार बंगाल भी दिल्ली के अधीन हो गया। जब गजनी वंश के अधीन गौर वंश था तो गौर वंश के जो शासक थे वो पूर्वी ईरान राज्य के लोग थे और वो ईरान से आकर बसे थे। जो गौर में ससवानी वंश की स्थापना की उस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन हसन था और गौर वंश का प्रथम शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से गौर का शासक बना और उसने अपने राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए पूर्व की ओर या भारत की ओर आक्रमण करने की योजना बनाई। इसी बीच में महमूद गजनवी जिस समय पंजाब पर शासन कर रहा था उसका अंतिम शासक खुसरो को पराजित कर देता है और 1173 में मोहम्मद गौरी उसकी अधीनता से मुक्त हो जाता है और 1173 में गौरी की अधीनता से गजनवी की अधीनता से गौरी का शासन मुक्त हो जाता है। प्रथम आक्रमण 1175 मुल्तान में किया था जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में गौरी की पराजय हुई और वो अपने प्रदेश गजनी वापस लौट गया। 1186 में खुसरो का अंत करके पंजाब को अपने शासन में विलय कर लिया। मोहम्मद गौरी का साम्राज्य उत्तरी पश्चिमी अफगानिस्तान व पंजाब में था। जब मोहम्मद गौरी का इन सभी तीनों राजपूत राजाओं को पराजित कर दिया तो इस प्रकार भारत में एक तुर्की शासन की स्थापना हुई और दिल्ली सल्तनत का मार्ग प्रशस्त हुआ। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 15 अप्रैल 1206 को हो गई थी। मोहम्मद गौरी अपने प्रदेश गजनी जब जीत के जा रहा था तो सिंध के इलाके में शाम के टाइम संध्या काल में उसने अपना सेवर लगाया और सेवर में वो संध्या काल में नमाज पढ़ रहा था। तभी कुछ
बदमाश या लुटेरे आक्रमणकारी उसके शिविर में घुस गए और मोहम्मद गौरी की मृत्यु कर दी। इस प्रकार 15 मार्च 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और उसकी सेना अपने सुल्तान के शव यात्रा के रूप में गजनी ले जाती है और गजनी में ही उसको वहाँ दफना दिया जाता है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।